चलिए बच्चों, आज अपने को पढ़ना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? इज अ वेव फिनोमिना, है ना। ऑल द वेव्स ओबे दिस फिनोमिना, शो दिस फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे इंटरफेरेंस है, वो भी हर वेव आपको दिखाती है, डिफ्रैक्शन भी हर वेव आपको दिखाएगी। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ अ वेव। किसी वेव का बेंड हो जाना। कहाँ से बेंड हो जाना? जब उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, है ना, कोई रुकावट आ जाए, और ये वेव आप यहाँ से भेज रहे हो, तो उसकी एजेस से, ये जो किनारे हैं इसकी, तो एजेस अगर उसकी वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर की हैं, यानी जो थिकनेस है इसकी वो वेवलेंथ के ऑर्डर की है, कंपेरेबल है इसकी वेवलेंथ के, तो वो वेव बेंड हो जाएगी, है ना। अगर लाइट की मैं बात करूं तो ऐसा कोई शार्प यहाँ पर एक एज रख दिया जाए, प्लेटिनम एज, जैसे ब्लेड होता है, दो ब्लेड्स के बीच में से अगर लाइट को जाने दें तो वो लाइट बेंड हो जाएगी। और लाइट बेंड होकर एक्चुअली कहाँ पहुंच जाएगी? जैसे इस ऑब्स्टेकल के पीछे तो डार्कनेस होनी चाहिए थी ना। लाइट यहाँ से अगर आप भेज रहे हो तो डार्कनेस होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट एक तरीके से लाइट वहां पहुंच जाएगी जहां पर डार्कनेस होनी चाहिए ज्योमेट्री के हिसाब से। भाई ज्योमेट्री में अपन शेडो कैसे फॉर्म करते हैं? भाई ऑब्स्टेकल के पीछे तो लाइट गई नहीं, तो वहां तो ऑब्स्टेकल के पीछे तो अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, ये एजेस अगर इसकी शार्प है तो यहाँ से लाइट बेंड हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगी जहां पर ज्योमेट्री के हिसाब से अंधेरा होना चाहिए था, है ना। इसी को कहते हैं कि लाइट का एनक्रोचमेंट हो जाता है ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में, है ना। अतिक्रमण कर लेती है लाइट, जहां नहीं होना चाहिए वहां पहुंच जाती है, ठीक है। तो दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन बिकॉज ऑफ बेंडिंग, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। क्यों हुआ लाइट का डिफ्रैक्शन? क्योंकि जो ये ऑब्स्टेकल था, इसकी एज, वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की थी, है ना। जैसे दो ब्लेड्स के बीच में से लाइट को जाने दें, या दो फिंगर्स के बीच में से ये नैरो सा बिल्कुल पतला कर दें और फिर एक फिलामेंट बल्ब को देखें, है ना, तो उससे आने वाली जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट होकर हमारी आईज में आएगी, है ना, हमें वो कलर्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये लाइट के लिए ऐसा ऑब्स्टेकल का एज ऐसा होना चाहिए उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का, या फिर जो अपर्चर आप देते हो, अपर्चर मतलब गेट, है ना। ऑब्स्टेकल मतलब रोकना, उसकी एजेस से डिफ्रैक्शन होगा, और जो अपर्चर का मतलब होता है वो गेट होता है। जैसे ये आपने इन दो उंगलियों के बीच में से लाइट को जाने दिया, है ना, वो ऐसे नहीं, बहुत नैरो करके, है ना, तो ये अपर्चर कहलाएगा। तो किसी अपर्चर यानी ओपनिंग, उसका साइज अगर वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का है, या ऑब्स्टेकल जो है, यानी दो शब्दों पे ध्यान दो, अपर्चर और ऑब्स्टेकल, है ना। ऑब्स्टेकल की एजेस अगर शार्प है, वेवलेंथ के ऑर्डर की है, तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा। अपर्चर का साइज, है ना, वो साइज अगर उसका वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा। और डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ वेव, यानी वो वेव स्ट्रेट तो चलेगी, बेंड भी होगी। और इसीलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लाइट मूव्स, है ना, लाइट मूव्स, फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्टली अलोंग स्ट्रेट लाइंस, सेकंड ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली अलोंग स्ट्रेट लाइंस, तो हम सेकंड ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। उसकी वजह यह है कि लाइट जहां पर भी, जो मैंने अभी बोला, ऑब्स्टेकल या अपर्चर ऐसे होंगे जिनका जो साइज होगा वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, तो वहां से लाइट बेंड हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी तो इसको थोड़ी सीधा चलना बोलते हैं, ये तो मुड़ गई, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हम दरवाजा, खिड़की, है ना, लेंस, मिरर, जो रे ऑप्टिक्स में जितनी भी सामान हम यूज करते हैं, उसमें लाइट को जो अपर्चर देते हैं, है ना, लाइट को जो ओपनिंग देते हैं, वो लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ी होती है। और सिंपल सी बात, दरवाजा, खिड़की, हॉल, ये वो, ये सब क्या, यहाँ पर लाइट कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में। इसलिए यहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, लेकिन बेंडिंग भी हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि लाइट फॉलोज मूव्स अप्रोक्सीमेटली अलोंग स्ट्रेट लाइंस, यानी समटाइम्स एग्जैक्टली अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड समटाइम्स लाइट में बेंड ऑल्सो, है ना। और जब लाइट बेंड होगी तो बोलना पड़ेगा ना कि स्ट्रेट नहीं चल रही है। तो दोनों को मिलाकर अगर बोले तो लाइट moves approximately along straight lines. When the apertures and obstacles are comparable with the wavelength of light, light bends. Okay, along with the rectilinear propagation, light bends also, है ना, shows the diffraction phenomena. And when the sizes of apertures, obstacles are too much as compared to the wavelength of light, light follows rectilinear propagation, यानी straight line में चलती है, and that is studied in ray optics. तो अभी तो हम वेव ऑप्टिक्स में हैं, तो यहाँ हमारे को दिमाग में रखना है कि हमारे जो ऑब्स्टेकल्स होंगे, अपर्चर्स होंगे, वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर के होंगे, ठीक है। तो अभी मैं लाइट अकेले के नहीं, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग का फिनोमिना डिफ्रैक्शन कहलाता है। मैंने आपको पहला ये एक सीन दिखाया है, साउंड वेव्स की बात करते हैं और लाइट वेव्स की बात करते हैं। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस,
इट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल द वेव्स, ओके, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, मैकेनिकल वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ साउंड वेव का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, या लाइट वेव का। साउंड वेव की मैं वेवलेंथ निकाल कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले वेवलेंथ देख लीजिए, एक नॉर्मल सा कंसीडरेशन ले लें। 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड वेव की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, से 340 350 के आसपास हो जाता है, मैंने रफली ले लिया। स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ वेवलेंथ निकालने के लिए? v इज इक्वल टू एन लैम्डा, आप सबको याद है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एन। तो वेलोसिटी ले ली 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, हम लोग जो बातचीत करते हैं या जो हमारा मिड ऑक्टेव है, डो रे मी फा सोल ला टी डो, यानी सारे गा मा पा धा नी सा, 256 का ये डो होता है, और उधर 512 हर्ट्ज का उधर वाला होता है ना। तो 256 से 512 हर्ट्ज, इसके बीच में ये आपका डो रे मी फा सोल ला टी डो फैला हुआ होता है। तो 256 512 है ना। नॉर्मल मैं सरगम की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल हमारी जो वॉइस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है ना, लेकिन मैं वो फ्रीक्वेंसी को बात कर रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो 256 से 512 हर्ट्ज, मोटा मोटा बीच में पकड़ दो 300 हर्ट्ज, ओके। तो 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेकर मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, सही है ना, प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, लिया 300 हर्ट्ज ले लिया, ओके। वेलोसिटी इतनी, फ्रीक्वेंसी इतनी, काटाकुटी करोगे तो 1.1 के 2 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो वेवलेंथ आ गई आपकी 1.1 मीटर, यानी साउंड की वेवलेंथ हो गई 1.1 मीटर, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ओके। अच्छा, लाइट की वेवलेंथ होती है, आपको मालूम है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, बीच का पकड़े, अगर एवरेज वैल्यू पकड़े तो 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलेंगे तो आ जाएगा 0.5, 4 जीरो का लगा के डेसिमल यहाँ ले आओगे तो 6 बचेंगे, तो 0.55 इंटू 10⁻⁶ मीटर, 0.55 माइक्रॉन। इससे क्लियर? ये माइक्रॉन में है और ये आपका मीटर में है। बस यहाँ से ध्यान दो कि साउंड, नॉर्मल जो साउंड है आपका, जो हम लोग बातचीत करते हैं, उसकी वेवलेंथ इसमें होती है, ऑर्डर इसमें मिला करती है, मीटर्स में मिला करती है, और जो लाइट है, विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, उसकी वेवलेंथ जो है वो माइक्रॉन्स में होती है, ओके। अब एक दिमाग, मैं आपको प्रैक्टिकल सीन बताता हूँ, है ना। दो फ्रेंड्स से, है ना, से एक्स एंड वाई, अब ये एक्स है, ये वाई है। तो एक दिन पहले बात हो गई थी, एक्स ने बोला था मैं तो स्कूल जाऊंगा, अगले दिन वाई ने बोला था मैं नहीं जाऊंगा, देखूंगा वगैरह वगैरह। फिर भी अपन रिसेस में मिलेंगे, ब्रेक में मिलेंगे, है ना, जैसा भी हो। तो कहाँ मिलेंगे? प्ले ग्राउंड पे, जहाँ एक बाउंड्री वॉल है। तो ये स्कूल है, स्कूल में आया हुआ एक्स है, ठीक है। वाई स्कूल नहीं आया है, और जैसा कि दोनों के बीच में प्लान हुआ था कि वो बाउंड्री वॉल के नजदीक आ जाएगा ब्रेक के समय, आ गया वो वाई। अब दोनों में गपशप हो रही है, वाई ने वो पूछ रहा है एक्स से, अगर ये वाकई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पूछेगा क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा दिया है आज, बताओ मुझे, है ना। ये बातचीत हो रही है, या बदमाश टाइप का होगा, मैंने कूद के आ जाए बाउंड्री वॉल की हाइट देखो, ये बाउंड्री वॉल है, प्ले ग्राउंड के स्कूल के अंदर है, ये स्कूल के बाउंड्री के बाहर है, ये बाउंड्री वॉल की हाइट इन दोनों की हाइट का डबल है, ठीक है। तो है ना, तो ये बाउंड्री वॉल के इधर दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? बातें एक दूसरे की सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितनी है, मैंने लिखा हुआ ऊपर, है ना, इतनी होगी बाउंड्री वॉल की थिकनेस, ओके। वो थिकनेस कितनी है? 1/4 ऑफ अ मीटर से इतनी, आगे बात समझ, 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है वो 1/4 ऑफ अ मीटर है, ठीक है। साउंड की जो वेवलेंथ है वो भी मीटर में है, 1 मीटर, 1/4 मीटर, 1 मीटर, 1/4 मीटर, हाफ मीटर, पौना मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, ये सब कंपेरेबल कहलाएंगे, आसपास की चीजें कहलाएंगे, ठीक है। और आसपास की चीजें कहलाएंगे तो साउंड की वेवलेंथ के ऑर्डर की है ये थिकनेस, साउंड का डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ से जो ये लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, वो एक्चुअली साउंड वेव डिफ्रैक्ट होकर पहुंच रही है एक दूसरे तक, है ना। साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हो रहा है, मुड़कर पहुंच रही है, क्योंकि बाउंड्री वॉल के वो तोड़ के थोड़ी जा रही है साउंड वेव। कैसे पहुंच रही है फिर ये आवाज एक दूसरे की? ये मुड़कर पहुंच रही है। मुड़कर पहुंचने का मतलब है साउंड का डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि साउंड के लिए, साउंड वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर की है ये थिकनेस। इसलिए क्लियर? अब लाइट की बात करें, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, यानी जो भी सनलाइट है ना, वो सनलाइट इसके बॉडी में, इसके कपड़े में से पड़कर रिफ्लेक्ट होकर जब जाती है तो वो मुड़ती नहीं है
है ना। लाइट ये लोग कोई स्टार्स थोड़ी है कि लाइट एमिट कर रहे हैं, है ना। लाइट रेज कौन सी इनसे एसोसिएटेड कि भाई सनलाइट में खड़े हुए हैं तो यहाँ से सनलाइट जो आ रही होगी वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो अगर मुड़ जाए तो इसको मिल जाएगी, इसको ये दिखाई पड़ जाएगा ये ऑब्जेक्ट जिससे चलकर ये रेज आ रही है। लेकिन नहीं, लाइट तो सीधी जा रही है। लाइट का मुड़ना पॉसिबल क्यों नहीं है लाइट रेज का? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ माइक्रोन्स में है, लाइट की वेवलेंथ माइक्रोन में है, और ये थिकनेस किस में? मीटर में। इट इज टू मच, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज टू मच एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी, ना कि वेव ऑप्टिक्स। लाइट विल फॉलो लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट विल नॉट बेंड। आ गया समझ में? तो यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, सिंपल सी। तो ये एग्जांपल काफी था इस बात को बताने के लिए कि किसी भी वेव के डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि वो जो ऑब्स्टेकल है या जो अपर्चर है उसका जो साइज है वो उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, उसके आसपास का हो। फिर हम बारीकी से भी आगे देखेंगे कि वो कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जरा सा ज्यादा होना चाहिए कि जरा सा कम होना चाहिए। ओके, वो आगे देखें। अभी फिलहाल की बात कंपेरेबल होना चाहिए, इससे क्लियर। तो दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम लाइट पे आगे बढ़ते हैं। लाइट को लेकर हम आगे चले तो लाइट का बेंडिंग होगा, ये एग्री कर रहे हो आप? कैसे कैसे बेंडिंग होगा? अगर लाइट के रास्ते में एक बिल्कुल स्मॉल सा सर्कुलर ऑब्स्टेकल रख दें, सर्कुलर ऑब्स्टेकल, सर्कुलर एक ऑब्स्टेकल रख दिया, और फिर लाइट को जाने दें, अंधेरा कमरा, और ये लेजर बीम डाल दें यहाँ से, ठीक है, और अंधेरे कमरा, पीछे ब्लैक कलर की स्क्रीन लगा दें, तो मालूम है आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई पड़ेगा? आपको स्क्रीन पर इसकी शेडो दिखाई पड़ेगी, है ना, इसकी छाया बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उस शेडो के सेंटर पर आपको बिल्कुल वो जो लेजर बीम अगर आपने रेड कलर की डाली थी, तो सेंटर पे आपको बिल्कुल ब्राइट रेड स्पॉट दिखेगा। ये कहां से आ गया? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये अगर सर्कुलर हमने स्मॉल सा, फिर मैं बोल चुका हूं कि साइजेस कैसे होने चाहिए वेवलेंथ के ऑर्डर के, बार बार रिपीट मत करवाओ। यू आर हैविंग अ रिवीजन क्लास, है ना, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ शेडो बनेगी, उसकी ऑब्स्टेकल की शेडो बन जाएगी, लाइट वाल जो शेडो बनाएगी, लेकिन सेंटर पे आपको एक ब्लैक स्पॉट, सॉरी ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। दैट स्पॉट इज कॉल्ड, दिस फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, एक्चुअली दिस स्पॉट इज कॉल्ड पॉइजन स्पॉट और फ्रेनेल स्पॉट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सर्कुलर ऑब्स्टेकल से होने वाला डिफ्रैक्शन का एग्जांपल बताया। अपर्चर, एक सर्कुलर सा पिन होल, यानी पूरा पैक कर दिया और एक पिन से होल कर दिया, इधर सोर्स लगा दिया, उस सोर्स से लाइट को जाने दो, फिर वहां स्क्रीन लगाओ, उस स्क्रीन पर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। इस अपर्चर के सामने बढ़िया इंटेंसिटी मिलेगी, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और फिर इससे इस अपर्चर गेट के ठीक सामने, है ना, इसके फिर उधर जाने पर आपको इंटेंसिटी मैक्स थोड़ा थोड़ा मिलेगी, फिर डार्क मिलेगा, फिर थोड़ा मिलेगी, डार्क मिलेगी, एक पैटर्न बनेगा। जैसे YDAC में बना था वैसा यहाँ पर भी एक पैटर्न बना होगा, ठीक है भाई। लाइट, तो ये जो पैटर्न बनना है, इसका मतलब ये यहाँ लाइट क्यों मिल रही है? जरा सी भी मिल रही है अगर, तो क्यों मिल रही है भाई? गेट तो ये था ना, सीधे मिल जाती, यहाँ मिलने से हमें कोई वो नहीं है, मना ही नहीं है कि यहाँ मिलना था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो पहुंच रही है, दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट, लाइट बेंड होकर पहुंची है यहाँ पर, एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ओके, तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपर्चर से और ऑब्स्टेकल से लाइट का मुड़ना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और क्या कंडीशन है वो आपको एक रफ तैयारी आपकी हो गई। ओके, हाँ चलिए बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट के डिफ्रैक्शन को कंसीडर करें और आगे चलें। लाइट के डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, है ना। एक दोनों साइंटिस्टों के नाम से, एक फ्राउनहोफर ग्रुप ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है या फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, और दूसरा कहलाता है फ्रेनेल ग्रुप ऑफ डिफ्रैक्शन या फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें वेव फ्रंट प्लेन होता है ना, बस यही एक डिफरेंस है, और थोड़े फिर उससे मिलते जुलते डिफरेंस आ जाएंगे पॉइंट्स। मेन चीज है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट प्लेन होता है, और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट कर्व्ड होता है, चाहे स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो, ठीक है। और आप वेव फ्रंट पढ़ चुके हो तो आपको पता है, YDAC के पहले आपने देखा था कि अगर हमारा पॉइंट सोर्स है और नजदीक में आप काम कर रहे हो तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल, लाइन सोर्स का कैसा होगा? सिलिंड्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर उसी पॉइंट सोर्स को लार्ज डिस्टेंस पर रख दोगे तो वेव फ्रंट प्लेन आ जाएगा, है ना, या फिर प्लेन सोर्स को पास में रख दो तो भी उसका वेव फ्रंट प्लेन हो जाएगा। तो वेव फ्रंट के नेचर आपने पढ़े हुए हैं। ओके, तो इसको चाहिए कर्व वेव फ्रंट और ये चाहिए, इसको चाहिए प्लेन वेव फ्रंट। तो डेफिनेटली प्लेन वेव फ्रंट कब मिलेगा? जब रेज ऐसी आ रही होंगी कहीं से भी, ठीक है, या तो पॉइंट सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर रखा होगा, ओके, तो आपको यहाँ पर आने वाली रेज ऐसी मिलेंगी, और वेव फ्रंट आपका इसका नॉर्मल अपन ने सीखा था ना वेव फ्रंट बनाना,
तो ये अपन यहाँ पर बनाएंगे तो ये वेव फ्रंट जो स्लिट में मिलेगा, ये सिंगल स्लिट, एक स्लिट है, उसकी जो ओपनिंग अपन YDSE में अपन ऐसा दिखाते थे, YDSE में ये बोलते थे ये है स्लिट, उसी चीज वही है स्लिट, वही स्लिट है ना, उसकी वही ओपनिंग है ना, से 0.1 mm 0.2 mm के ऑर्डर की ओपनिंग होगी है ना। तो इसी को मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर ही सारा काम है जो हमें सीखने का, तो उसी को एनलार्ज करके दिखा रहे हैं। ये नहीं कि विंडो समझ लेना इसको, वही स्लिट है जो वहां दो होती थी, ठीक है, वहां अपन लोग ये दो स्लिटों के बीच के डिस्टेंस का यूज करते थे फॉर्मूला में, ये स्लिट है वही, बस ये कि अपने काम को समझने के लिए मैंने उसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाया हुआ है, एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो दिस सेम स्लिट, वही स्लिट की ओपनिंग ये है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग को चूंकि अपर्चर है ये, इसलिए आगे जब हम चलेंगे तो इसको ए लिया करेंगे, वहां दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को YDSE में डी लेते थे, इसको हम ए लेंगे। यहां पर जब आप देखोगे सिंगल स्लिट के सामने है ना, YDSE का पैटर्न भी आपको ध्यान होगा, वहां सारी ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी की होती हैं, सेम विड्थ की होती हैं, है ना, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ का पैटर्न देखो डिफ्रैक्शन का कैसा होता है, इसके ठीक सामने आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, से इट इज I नॉट, है ना, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। उसके बाद फिर तेजी से इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमा बनेगा, उसके बाद में फिर आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ये इसके जैसा नहीं होगा, है ना, इससे थिकनेस भी, इसकी विड्थ भी कम होगी, इसकी विड्थ होगी, इसका 2 टाइम्स होगी, अभी आगे देखेंगे इसकी, अभी लेकिन अभी से आदत रिकॉल कर लो, है ना। इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में, मैंने इंटेंसिटी भी लिख दी है। ये I नॉट है अगर, तो ये जो पहला फर्स्ट, इसको इसीलिए बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमाज हैं, अब जैसे अगला जो मैक्सिमा बनेगा ना, उसकी इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाएगी, तो वही रहेगी लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आया समझ में, इसलिए इनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि ये सब एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, और YDSE में सेंट्रल फ्रिंज बोलते थे, फिर सबको ब्राइट फ्रिंज बोलते थे जो भी ऊपर में, क्योंकि सब एक जैसी होती थी, या नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा, दीज आर सेकेंडरी मैक्सिमास, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है वो 4I नॉट बाय पाई स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर होती है, यानी ये एक्चुअली 4I नॉट बाय पाई स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट टाइप ऑफ टर्म, 1/9, यहाँ 1 बाय, अगले वाले में 1/25 आ जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है, इट इज, दिस इज द इंटेंसिटी एट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इट इज हार्डली 4.5% ऑफ I नॉट, इस I नॉट का हार्डली 4.5% होता है, ठीक है, लेकिन होता तो है ना वो ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में, आया समझ में, ठीक है। आप ये देख लिया आपने, इसी तरीके से और आगे चले तो यहाँ पर ये धीरे धीरे ये पैटर्न आपका वहां जाकर ऐसा बनता चला जाएगा, ओके। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, अगर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आपका हर समय ध्यान में होना चाहिए कि जो विड्थ है ना A, उस विड्थ से ज्यादा ही होगा ये डिस्टेंस जो होगा ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है मुड़ना, है ना, बेंड होना। तो कभी कभी वो डायग्राम बनाकर पूछ लेता है, एक जैसे दो डायग्राम बना लेता, हमेशा ध्यान रखो कि जो मिनिमा है ना, इन मिनिमा के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो A से ज्यादा होगी, इज दैट क्लियर, तभी तो हम बोलेंगे कि लाइट मुड़ी है, ओके, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल से डिफ्रैक्शन, जिसको अपने को डिटेल में भी आगे पढ़ने जाना है। तो एक रफ स्केच आपको मैंने सामने बता दिया, क्यों बनता है ये पैटर्न। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो वेवफ्रंट यहाँ पर आया हुआ सेट में, इसके वेरियस पॉइंट्स है, ये वेरियस पॉइंट, हाइगेंस थ्योरी का पॉइंट क्या कहता था, वो ये कहता था कि एवरी पॉइंट बिहेव्स एज अ fresh source of secondary wavelets which emerge from these points in all the directions, and in the forward direction the next envelope gives the next wavefront, is that clear। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चलती हैं इन पॉइंट से, वेरियस पॉइंट से, और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस कारण से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। यानी इसीलिए डिफ्रैक्शन में हम लोगों को कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना होता, सारी बातें इंटरफेरेंस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं वहां पर। बस हमें सोचना होता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण ये बना, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर पहुंचने वाली वेवलेट्स के बीच में कि ये बना, हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी हमारी इंटरफेरेंस की ही वहां पर अप्लाई होगी पूरी की पूरी। तो यहाँ डिफ्रैक्शन, सिंगल से डिफ्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अमंग द सेकेंडरी वेवलेट्स emerging from various points of the wavefront at the slit, ठीक है, इस स्लिट पे आए हुए वेवफ्रंट के वेरियस पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में होने वाला इंटरफेरेंस। इधर आइए, फ्रेनेल ये अपना एनसीईआरटी में है नहीं इसमें, तो बस बेसिक आपको थोड़ा बता देते हैं, है ना। आपने ये देख ही लिया, इसका कर्व वेवफ्रंट होना चाहिए, ठीक है,
इसका जो रीजन है इसमें देखो आप, ये ऑब्स्टेकल है ना, वो अपर्चर है और ये ऑब्स्टेकल का डिफ्रैक्शन है। तो आपने कोई शार्प एज लगाई हुई थी, है ना, लाइट को डाला तो लाइट वहां भी पहुंच गई जो इसके पीछे अंधेरा होना चाहिए था। यानी यहाँ पर आपको जो लाइट मिली हुई है ना, ये है एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, और उस तरफ जो सामने पड़ता था वहां पर भी आपको कुछ पैटर्न सा बना हुआ मिला है, डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है, यही है डिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ का पैटर्न ऐसा होता है, यहाँ का पैटर्न सिमेट्रिक होता है, वहां का पैटर्न उधर साइड में अलग है, इधर साइड में अलग है, क्योंकि ऑब्स्टेकल है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? तो ये है फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। इसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि जब इस सोर्स का जो वेवफ्रंट है, इसका इतना ये वाला जो पोर्शन है ये तो ऑब्स्टेकल से ही रुक गया, क्योंकि ये तो आगे गया ही नहीं, तो इससे टकरा गया। वो जो यहाँ पर आपका वेवफ्रंट है, ये इतना पोर्शन अनब्लॉक्ड जिसको हम कहते हैं, उस अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट के वेरियस पॉइंट से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो इधर भी पहुंचेंगे ना, इस कारण से लाइट मिल रही है, इधर भी पहुंचेंगी। तो इन पॉइंट से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं उनके बीच में होने वाला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कौन सा पोर्शन से फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में जो अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट होता है उसके वेरियस पॉइंट्स, ये तो ब्लॉक हो गया ना, इतना ऑब्स्टेकल से टकरा गया है ना, ये स्फेरिक ऐसा आया था तो ये तो इसी से रुक गया, वो जो है उसके वेरियस पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कारण होता है उसका। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, तो अब अपन आते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से होने वाला फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन। पहले इधर आइए, ये मैंने एक सिंगल स्लिट ले रखी है। वाईडीएसई में आप स्लिटों को बिल्कुल स्लिट की जो ओपनिंग होती थी वो तो बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखाते थे आप, है ना, एक पतली सी लाइन जैसा दिखाते थे, क्योंकि वहां क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो हमारे काम की होती थी, स्मॉल डी। यहाँ स्लिट इसी एक ही सिंगल स्लिट है और इसकी जो ओपनिंग है उसी से हमारा सारा काम है, इसलिए मैं उसको वाइड करके दिखा रहा हूँ, है ना। है वो वैसी ही, स्लिट की ओपनिंग यहाँ और वहाँ दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होती है वो ओपनिंग, तो उसको मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है आपकी सिंगल स्लिट, ठीक है, ये स्क्रीन है आपकी, और स्क्रीन के किसी पॉइंट पी पर मैंने आपको ये पॉइंट ले रखा है। फिर वाईडीएसई में दोनों जो स्लिटें थी वो दोनों से हम वेवलेट्स ड्रॉ करते थे, है ना, उस पॉइंट तक के लिए, फिर हम पाथ डिफरेंस निकालते थे। यहाँ आपको शुरू से ध्यान रखना है कि जो स्लिट है ना, यहाँ पर वेवफ्रंट आया हुआ है प्लेन, ये डायग्राम भी साथ में देखते रहो। मैं पहले बता चुका हूँ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब प्लेन वेवफ्रंट। यहाँ से लाइट लाए हो आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये जो स्लिट है, स्लिट पे क्या है होगा, स्लिट पे अगर हम वेवफ्रंट बनाएंगे तो ऐसा प्लेन सरफेस बनेगा, उस सरफेस के सारे पॉइंट्स जो होंगे सेम फेज में होंगे, ठीक है, वो वेवफ्रंट होगा। ये प्लेन वेवफ्रंट यहाँ पर आया हुआ है। तो इस वेवफ्रंट के जो पॉइंट्स हैं, और सुन लो एक बात, वाईडीएसई में जो दोनों स्लिट्स हैं, उन दोनों स्लिट्स से, दोनों सोर्सेस से चलने वाली जो वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उनके बीच इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन में ये जो स्लिट है, इस स्लिट में जो वेवफ्रंट आया हुआ है, इस वेवफ्रंट के वेरियस पॉइंट्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे प्रोपेगेट होंगी, उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन इज कॉज बिकॉज ऑफ constructive and destructive interferences among the secondary wavelets emerging from various points of this wavefront. Is that clear? Only one wavefront is here. Okay. तो ये जो wavefront है, इस wavefront के मैंने कुछ points आपको दिखा रखे हैं। तो इन various points से चलने वाली जो wavelets हैं, उनके बीच में हमें interference कराना है। तो यहाँ पर जब भी path reference की बात होगी ना, हमेशा ध्यान रखो कि इस स्लिट का ये जो टॉप कॉर्नर है और ये जो बॉटम कॉर्नर है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, स्लिट का, स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट्स। वाईडीएसई में दो स्लिट्स हुआ करती थी, है ना, उन दोनों से चलने वाली वेव्स का के बीच में पाथ डिफरेंस कंसीडर करते थे। यहाँ एक ही स्लिट है और जिसमें पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ डेल एक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, वो उस स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट्स से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का पाथ रेफरेंस है। अभी से ध्यान रख लेना, है ना, डेल एक्स ये है। ओके, तो ये वाला पॉइंट है, इससे चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट, इस वाले पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर पहुंची, पाथ रेफरेंस मुझे बताना है, ठीक है। तो फिर वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आईडीएसई आप देख ही के आ रहे हो, ये हो गया आपका पाथ रेफरेंस, ठीक है। वहां पर हम दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी लेते थे, स्लिट सेपरेशन कहते थे वाईडीएसई में। यहाँ ये अपर्चर का काम कर रहा है, यानी ओपनिंग है ये, तो ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर, इसे यहाँ पर स्लिट की ओपनिंग को हम ए बोलेंगे, है ना, ए से डिनोट करेंगे, दिस इज ए, ठीक है। ओके,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाय ए, सो डेल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जैसे वहां बना था डेल एक्स का जनरल फॉर्मूला डी साइन थीटा, स्मॉल डी साइन थीटा बना था, वैसे डी की जगह पर यहाँ क्या आ गया ए, वहां डी था स्लिट सेपरेशन, यहाँ ए है द साइज ऑफ दिस स्लिट, ओके, द विड्थ ऑफ दिस स्लिट, ठीक है। तो डेल एक्स आपने बना के रख दिया कि ये एक जनरल तैयारी हो गई, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो अभी जो पाथ डिफरेंस आपने बना लिया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपने बना लिया एक जनरल फॉर्मूला, दैट इज पाथ डिफरेंस हियर इज डेल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इससे आप फेमिलियर हो गए, डेल एक्स क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस, ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, है ना, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, थीटा उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है, मेजर्ड फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से मेजर्ड है। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा और क्या चीज है यहाँ पर, देखो स्क्रीन डिस्टेंस वैसी ही है जैसी वहां वाईडीएसई में थे, कैपिटल डी विच इज 2 ग्रेटर देन दिस ए से ये बहुत ज्यादा है, ओके। डिफ्रैक्शन में जो आपको पैटर्न मिलता है वो ऐसा मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये इंटेंसिटी आपकी आई नॉट है ना, ये जो आपकी इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर ये मिल रही है, दिस इज आई नॉट। फिर उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे हम इसको, क्योंकि बाकी के जो मैक्सिमास हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटी के दिख रहे हैं, अलग टाइप के दिख रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे हम। दिस इज बी नॉट, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन, एंड दिस इज मिरर इमेज, ओके। अब इनकी यहाँ तक पहुंचने में, अच्छा डिफ्रैक्शन में हमें अपनी तरफ से कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देना है ना, हम पहले ही बोल चुके हैं, इट इज इसका जो रीजन हमें पता है, इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के बेसिक्स आपके पास हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ सोचना है कि ये मिला तो क्यों मिला, ठीक है। तो जैसे मैं सोचना शुरू करता हूँ कि ये सेंट्रल जो फ्रिंज है वो क्यों मिली होगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ से आने वाले इस स्लिट के सारे पॉइंट से आने वाली जो वेव्स हैं वो यहाँ तक पहुंचने में सेम पाथ ट्रेवल करेंगी, इसलिए यहाँ पर जो पाथ रेफरेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर और एक तरीका बता देता हूँ, कई बार ये भी मतलब अपने को मालूम होना चाहिए कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में एक तो सोर्स बहुत दूर होता है प्लेन वेवफ्रंट लाने के लिए, सेकेंडली स्क्रीन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, इसलिए तो हमें इंटेंसिटी कई बार ठीक नहीं मिलती, जो हमें पैटर्न मिलता है। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इस स्क्रीन को पास में रख देते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन पे ला देते हैं, ठीक है। और वो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एडिशनल कोई पाथ डिफरेंस सफर नहीं करवाता रेस को, वेवलेट्स को पास में ला देते हैं, तो हमें इंटेंसिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो उसके फोकल प्लेन पे आ जाता है ये स्क्रीन, इसलिए कैपिटल डी में हम कोई भी फॉर्मूला अगर बताएंगे वो आगे जा कभी जरूरत पड़ी तो उसकी जगह कॉन्वेक्स लेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाएगा उसकी जगह पर, है ना। तो जैसे मैंने रीजन ढूंढने की कोशिश की कि सेंट्रल मैक्सिमा मिला तो क्यों मिला, तो भाई सीधी सी बात, दिमाग पे अपन ने नॉक किया और हमने बोला ये क्यों मिला हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा अपने को क्यों मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बीचों बीच यहाँ पर मैक्सिमा क्यों मिला हुआ है, तो दिमाग ने ये कहा कि ये जो वेरियस पॉइंट्स हैं, इन वेरियस पॉइंट के सामने वो मैंने लेंस लगा दिया, उसके फोकल प्लेन पे ये है, तो यहाँ से वेरियस पॉइंट से चलने वाली जो वेव्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उनको इक्वल पाथ चलना पड़ रहा है, उनको यहाँ तक का पाथ कैसे चलना पड़ रहा है, इक्वल चलना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारी वेवलेट्स जो हैं, सारे पॉइंट से चलने वाली सारी वेवलेट्स कैसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पहुंची, इसलिए यहाँ पर टोटल पाथ डिफरेंस 0 है, और 0 के पाथ डिफरेंस में इंटरफेरेंस क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमा विल बी फॉर्म, तो दिस सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, यू गॉट द रीजन एंड यू एक्सप्लेन इट, है ना, टू द एंटायर वर्ल्ड, ओके। अब आपसे आगे बात हुई कि भाई ठीक है, दुनिया ने बोला आपसे कि हाँ ठीक है, आपका कहना आपने मान लिया कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बना, हमें समझ में आ गया। अब ये बताओ कि जो फर्स्ट मिनिमा है वो क्यों बना, फर्स्ट मिनिमा जो है वो क्यों मिला, यहाँ पर ये जो D1 बना दिखा है वो क्यों बना, तो फिर हमने तुरंत अपना दिमाग लगाया, हमने ये बोला कि देखो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट, बीच में हम कुछ पॉइंट बना देते हैं, ये हमने बना दिया, और यहाँ पर ये हमने इसको ऐसा ज्वाइन किया, ये लेंस लगा दिया, ठीक है, ऐसा हमने फिर समझाना शुरू किया
हमने दुनिया को समझाना शुरू किया। हमने ये बोला कि भाई वो D1 आप पूछ रहे हो हमसे कि D1 क्यों मिला है, मिनिमा यहाँ क्यों बना है, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यानी इससे चलने वाली वेवलेट और इससे चलने वाली वेवलेट, इन दोनों के बीच में जो पाथ रेफरेंस रहा होगा, ये जो पाथ रेफरेंस रहा होगा वो, और वो भी कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है अपने को, क्या रहा होगा, तो फिर अपने को आंसर देना है कितना रहा होगा। तो फिर आपके दिमाग से आया कि आपने क्या बोला कि कितना रहा होगा, लैम्डा रहा होगा। कितना रहा होगा, लैम्डा। दुनिया ने आपसे पूछा क्यों भैया, आपके दिमाग में ऐसा कौन सी आवाज आई कि लैम्डा, आपने बोल दिया ये एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली जो वेवलेट्स है उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा ही होना चाहिए। बोले वो इसलिए कि जब हम इस पॉइंट से चलने वाली और इस पॉइंट से चलने वाली वेवलेट के बीच में हम यहाँ लैम्डा लेंगे, तो जो मिड पॉइंट है इस स्लिट का मिड पॉइंट, उससे चलने वाली जो वेवलेट होगी, यानी सिमिलर ट्राइंगल है ना, आपको मालूम है कि ये पोर्शन टोटल का हाफ है, ओके, ये पोर्शन टोटल का हाफ है, ये एंगल कॉमन है ना, तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड टोटल का हाफ है, तो ये जो बेस होगा वो बेस भी इस बेस का, बड़े ट्राइंगल के बेस का हाफ होगा। तो इसीलिए ये अगर लैम्डा है, ये लेंथ अगर लैम्डा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 2, ये वाली कितनी होगी, लैम्डा बाय 2। इज दैट क्लियर? तो दुनिया ने बोला हाँ ठीक है, मान लिया, सो व्हाट, D1 क्यों बना ये बताओ आप। तो बोले सुनते तो जाओ, ये अगर आपका लैम्डा हमने बोला था, एग्रीड, बोले हाँ, तो ये लैम्डा बाय 2 हुआ कि नहीं, और ये लैम्डा बाय 2 अगर हुआ ये लेंथ, तो इस वाली जो वेव, यहां से चलने वाली वेवलेट और यहां से पहुंची हुई वेवलेट, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हुआ कि नहीं। किसकी बात कर रहा हूँ, इससे चलने वाली इससे वाले, हाँ हुआ, दुनिया ने बोला हाँ हुआ। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों का क्या होगा, एक 1 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है इन दोनों वेवलेट्स के बीच में, तो क्या होगा वहां पर, तो दुनिया से आवाज आई, अरे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो मैंने बोला यही मैं सुनना चाहता था, क्या हुआ यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये दोनों वेवलेट्स एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, यानी ये दोनों ने एक दूसरे को के साथ सुपरपोजिशन करके मिनिमम इंटेंसिटी बनाई। फिर मैंने आगे दुनिया से पूछा, मैंने बोला अगर इस पॉइंट के से इक्वल डिस्टेंस पर मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, तो क्या एग्री करोगे कि यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली जो वेवलेट होगी उनके बीच में भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो थोड़ा सा दुनिया ने ध्यान से देखा, बोले हाँ सिमेट्री तो यही कह रही है कि अगर यहाँ से यहाँ इन दोनों पॉइंट से चलने वाली वेवलेट्स में लैम्डा बाय 2 था, तो इसमें और इसमें से चलने वाली में भी लैम्डा बाय 2 होगा। इसी तरीके से इस और नीचे ये भी लैम्डा बाय 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 नंबर वाले पॉइंट से चलने वाली वेवलेट ने 5 नंबर वाले पॉइंट से चलने वाली वेवलेट को कैंसिल किया है, तो 2 नंबर वाला, यहाँ मैं पॉइंट्स बना दिया कुछ गिनती के, है ना, काउंटिंग करके, तो 2 नंबर वाले पॉइंट से चलने वाली वेवलेट और 6 नंबर वाले इक्वल पॉइंट्स बना दिए दोनों सेटों में, दोनों पोर्शंस में। तो 2 नंबर से और 6 नंबर से चलने वाली जो वेवलेट होगी वो दोनों के बीच में भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा, वो दोनों एक देखो चौपट कर देंगी। इसी तरीके से ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर और यहाँ 6 या 7, 3 और 7 का जो पेयर है उन दोनों पॉइंट से चलने वाली जो वेवलेट्स होंगी उनमें भी लैम्डा बाय 2 होगा। तो अल्टीमेटली इस स्लिट को मैंने ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, दिमाग के अंदर सपोज कर लिया कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरी स्लिट, और इस में मैंने ये पॉइंट्स बना दिए, और फिर मेरे को दिमाग के अंदर ही समझ में आ गया कि इस स्लिट, इस पोर्शन के अंदर देयर इज 1 पॉइंट which corresponds to a point in this portion। इस पोर्शन में एक पॉइंट ऐसा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट है, जिन दोनों से चलने वाली वेवलेट्स के बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, और इसीलिए वो दोनों, वो पॉइंट और वो पॉइंट दोनों चलने वाली वेवलेट्स को कैंसिल करती जाएंगी, वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो अल्टीमेटली इस तरीके से इस पोर्शन से चलने वाली सारी वेवलेट्स, इस पोर्शन से चलने वाली सारी वेवलेट्स को अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ मिलेंगी, और इसीलिए वहां पर मिनिमा मिलेगा, इसलिए वहां पर मिनिमा मिलेगा। तो D1 जहां पर बनता है, जहां पर D1 बना हुआ है, उस D1 के बनने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, दिमाग में डालो। और ये जो चीज है वो दिमाग में जानी चाहिए कि भाई, क्योंकि डिफ्रैक्शन में सब कुछ यही है, यहाँ मैथमेटिकल कुछ हमें काम करना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कि क्यों हुआ होगा, कैसे वहां चीज हुई होगी। तो मिनिमा बनाने के लिए आपका जो स्लिट का ओपनिंग है ना, उस ओपनिंग में इतने इक्वल पोर्शंस होने चाहिए जिससे कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को कैंसिल कर ले, उस
सोच के साथ आपने ये पार्ट डिफरेंस बोला हुआ है। तो खैर एग्रीड, याद आ गया सबको कि D1 जहां पर बनेगा वहां पर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली वेवलेट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी लैम्डा। फिर से मैं भूलना नहीं, यहाँ का पाथ डिफरेंस कौन सा पाथ डिफरेंस है? उस स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट्स से चलने वाली वेवलेट्स के बीच का पाथ डिफरेंस है। ये सीधे अगर कोई पूछे जहां फर्स्ट मिनिमा बनता है, फर्स्ट मिनिमा बनने के लिए जो स्लिट है, स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट्स से चलने वाली वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? वो याद हो गया, लैम्डा। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? वरना 2 पाई। तैयार है, हम लोग पीछे पढ़कर आ रहे हैं, लैम्डा इज रिप्लेस बाय 2 पाई। ओके, तो फर्स्ट मिनिमा जो बना है उसके लिए पाथ डिफरेंस ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर दुनिया ने बोले आप विद्वान, तो अगर ये बता दिया है तो ये भी बताओ कि सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बना, इसमें मतलब इसमें एक तो इंटेंसिटी कम क्यों मिल रही है वो बताओ, और मैक्सिमा मिला है वो क्यों बताओ। मैक्सिमा का रीजन जस्टिफाई करो, और इंटेंसिटी कम क्यों है वो भी बताओ। ओके, तो मैंने आगे बढ़ा, मैंने बोला कि देखो ये मैंने स्लिट ले ली, ये मैंने स्क्रीन ले ली, ठीक है, इस तरीके से, और फिर मैंने वो पॉइंट पकड़ा, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट इस बार कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? B1S का। फिर से वही बात, ये ले लिया है ना, एक लेंस रख दिया यहाँ पर, और इससे मैंने फोकल प्लेन पर उसको जाकर ये कर लिया। ठीक है, अब मैंने फिर से वो दिमाग में नॉक करना शुरू किया, भाई इंटेंसिटी कम मिल रही है, यानी वहां पर इंटेंसिटी कम है, सेंट्रल मैक्सिमम से कम है। इसका मतलब ये है कि पूरी स्लिट से जो वेवलेट्स है वो सारी की सारी तो वहां नहीं पहुंची है। ठीक है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हुआ है, कुछ का हुआ है, सबकी सब नहीं पहुंची है। तो क्या ऐसा किया जाए? और ये भी बात है कि आप B1S की बात कर रहे हो, ज्यादा है, हो चुकी है ये डिस्टेंस, ऊपर जा चुके हो स्क्रीन में, तो यानी पाथ रेफरेंस पिछली बार से तो ज्यादा ही होगा। पिछली बार आपने लैम्डा लिया था D1 के बदले, अभी आप लैम्डा 2 बढ़ा लो ना, 3 लैम्डा 2/2 कर लो। ओके, चलिए, तो इस बार मैंने बोला इस बार जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनसे चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये जो डिफरेंस है वो 3 लैम्डा/2 है। दुनिया ने बोला ऐसे कैसे मान लिया आपने कि 3 लैम्डा/2 है? तो बोले वो इस तरीके से कि 3 लैम्डा/2 मानूंगा तो लैम्डा/2 की 3 विंडोज बन जाएंगी, 2 को चौपट करवा दूंगा, 1 को बचा दूंगा, बोल दूंगा 1/3 से पहुंची है, इसलिए इंटेंसिटी भी कम है। इज दैट क्लियर? तो यही मेरे दिमाग में काम कर रहा है। इस बार मैं क्या करूंगा, स्लिट को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करूंगा, ये इस तरीके से 3 इक्वल पोर्शन, 1 2 3 इक्वल पोर्शंस। ओके, और फिर यहाँ पर ट्रायंगल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, ये ट्रायंगल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पर। अब आप खुद समझदार हो, ये 3 इक्वल पोर्शंस है, ये अगर 3 लैम्डा/2 मैंने अगर माना, ये लेंथ 3 लैम्डा/2, तो ये 2 लैम्डा/2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन टोटल का 2/3 है, इससे क्लियर? तो ये 2 लैम्डा/2 होगी और ये लैम्डा/2 होगी। और जैसे ये लैम्डा/2 मिला, हमारा स्टेटमेंट शुरू, हम गाना शुरू। इसने किया चौपट इसको, क्योंकि इसके और इसके बीच में लैम्डा/2 है का पार्ट डिफरेंस है, फिर इसके नीचे एक पॉइंट, इसके नीचे एक पॉइंट, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री है, इसके और इसके बीच में भी कितना होगा? लैम्डा/2 का पार्ट डिफरेंस। तो इसको कैंसिल करेगा ये, फिर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में हर एक कोई भी जो पॉइंट लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट मिला, जिन दोनों के बीच में वहां पहुंचने पर लैम्डा/2 का पाथ रेफरेंस बनता था, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता गया, और अल्टीमेटली ये पूरा पोर्शन से चलने वाली लाइट, ये पूरे पोर्शन से चलने वाली लाइट के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इसलिए इन दोनों पोर्शंस के कारण वहां लाइट तो पहुंची ही नहीं, मिली ही नहीं, मान के चलो पहुंची तो, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया मिनिमम बन। ये वाला जो 1/3 पार्ट है वो बचा रह गया, यानी इसके सारे पॉइंट से, इसके जो पॉइंट्स है उससे पहुंचने वाली जो वेवलेट्स है वो वहां पहुंची हुई है। तो सीधी बात है, पूरी जो स्लिट थी उसके 1/3 पार्ट से वहां लाइट पहुंच रही है ना, तो सीधी बात है वहां इंटेंसिटी सेंट्रल वाले से तो कम ही होगी ना, क्यों? सेंट्रल में तो सारी वेवलेट्स जो थी यहाँ से वो सब के सब पहुंची हुई थी। तो आपने मैक्सिमा क्यों हुआ बना? क्योंकि 1/3 पार्ट से पहुंच रही है लाइट। इंटेंसिटी कम क्यों है सेंट्रल मैक्सिमा से, वो भी जस्टिफाई कर दिया। ओके, याद आ गया सबको? अपन रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रहे, इसलिए स्पीड में काम हो रहा है। ओके, तो जो B1S बना उसके लिए आपने ये बोला कि डेल एक्स जो होगा, फिर से बोलो जल्दी से, पार्ट डिफरेंस कौन सा है? आप डेल एक्स लिख रहे हो यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस बिटवीन
टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द स्लिट, एक ही स्लिट है, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का पाथ रेफरेंस है ना। घुमाने फिराने वाला कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना पड़ता है। ओके, इसी केस में अगर मैं पूछूं आपसे कि जो B1S बनता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बनता है, उसमें जो स्लिट होती है उसके मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में कितना था, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में कितना था, 3 λ/2, ठीक है। तो बीच वाला में कितना होगा, 3 λ/2, 3 λ/4, ऐसे करके आंसर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आपने ये बता दिया। इसी तरीके से अब मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा कैसे अपन इसको तैयार करते हैं। तो अब तो आप गाना गा सकते हो। D2 क्यों मिला होगा, तो तुरंत अभी आपने लैम्डा बोला था, फिर 3 λ/2 हो गया, 3 λ/2 हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर कौन सा आएगा, 2 λ का आएगा, और 2 λ जैसे बोलोगे तुरंत याद भी आ जाएगा कि अगर वो ऊपर वाले पॉइंट और ये इस वाले पॉइंट में 2 λ का मतलब है 4 λ/2। तो हम स्लिट को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, तो इसके और इसके बीच में 4 λ/2 है, तो इसके मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो D2 जो बनेगा, D2 बनेगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस जो होगा एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली जो वेवलेट्स है उनके बीच में, दैट विल बी इक्वल टू 4 λ/2, 4 λ/2 दैट इज 2 λ। इसी तरीके, है ना। ये जब भी डार्क बनेगा ना, तो वहां पर हमेशा इवन नंबर ऑफ λ/2 आएगा, जिससे कि λ/2 के इवन नंबर है, ये इसको कैंसिल कर देगा, दो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो कैंसिल कर दिया करेंगे पोर्शंस, ठीक है। और जहां मैक्सिमम बनता है सेकेंडरी, वहां 1/3 या 1/5 यानी ऑड नंबर में पोर्शंस बनाएंगे हम। तो ऑड नंबर में जैसे 5 बनाए, स्लिट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 4 हिस्से चौपट हो जाएंगे एक दूसरे से, एक हिस्सा बचेगा, तो 1/5 पोर्शन से लाइट पहुंचेगी, ठीक है। B2S जो बनेगा वो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 4 λ/2 था ना, इसमें कितना हो जाएगा 5 λ/2, ठीक है। D3 का बनेगा वंस अगेन 5 λ/2 था, अभी कितना हो जाएगा 6 λ/2। तो आपने पाथ डिफरेंस बताना सीख लिया। फिर से एक बार बिना इधर देखे आप दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करो कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनता है वो वहां तो पाथ डिफरेंस 0 होता है, उसके जो पड़ोस में फर्स्ट मिनिमा होता है, फर्स्ट मिनिमा के समय अपन को स्लिट को 2 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ता है, 2 पोर्शन देने पड़ते हैं, और एक्सट्रीम पॉइंट से इसलिए कितना लेना पड़ेगा, लैम्डा, जिससे कि उसके और मिड पॉइंट के बीच में λ/2 हो, है ना। तो D1 जो बनता है उसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। और इसके बाद तो फिर λ/2 अपन ऐड करते जाते हैं, 3 λ/2, 4 λ/2, 5 λ/2, 6 λ/2, इस तरीके से आपको वेरियस पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम कुछ फॉर्मूला बनाकर याद करें, ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो अगर मैं आपके पास ये फॉर्मूला रखा हुआ है, del x इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना, a sin थीटा इज इक्वल टू del x, ठीक है। ओके, जरा ध्यान से देखो, जहां मिनिमा बना हुआ है ना, जितना याद अभी तक हो सका है वो तो ठीक है। अब मैं और एक ऐसी चीज डेवलप करूं जिसको अपन फिर याद कर लें, तो फिर इतना भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। D1 जरा देखिए, ये D1 जहां पर बना हुआ है वहां पर एक्सट्रीम पॉइंट से आने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, ये D1। D2 में कितना है देखो 2 लैम्डा, D3 में कितना है 3 लैम्डा। ये आसानी से याद हो जाएगा, यानी मिनिमा को आप सबसे पहले याद करिए, ठीक है। तो मिनिमा की अगर मैं बात करूं, जो मिनिमास बन रहे हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं, तो मैं सीधे बोलूं a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। बोले फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ, फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ, तो बोलना ये है del x एक्चुअली, है ना। तो फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ, फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ, तो बोलना 1 लैम्डा। सेकंड मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ ना, 2 लैम्डा। थर्ड मिनिमा पाथ डिफरेंस बताओ, पाथ डिफरेंस बोलना नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट से चलने वाली वेवलेट्स के बीच में, ओके। तो थर्ड मिनिमा 3 लैम्डा, ठीक है। 10th मिनिमा बोला 10 लैम्डा, ओके, पाथ डिफरेंस, ओके। तो पाथ जैसे हुआ n लैम्डा, ठीक है। मैं इस तरीके से क्यों याद करा रहा हूं अभी आपको,
इसलिए क्योंकि यहाँ का तरीका यही होना चाहिए, नया तरीका होगा। पुराने फंडामेंटल्स को यहाँ मिक्स मत करना, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल, वो बिल्कुल आप किनारे कर देना, क्योंकि यहाँ पर वो जो पोर्शंस वाला मैकेनिज्म आ गया ना नया, इसलिए वहाँ के कंसेप्ट से यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ की चीज़ों को यहाँ बिल्कुल मिक्स ना करें, नई अप्रोच के साथ याद करो। डिफ्रैक्शन में क्या मैंने बोला अप्रोच सिखाई आपको कि मिनिमा को सबसे पहले याद करो। मिनिमा कैसा बनता है डिफ्रैक्शन में? एन लैम्डा से बनता है। इससे क्लियर, एन की जगह 1 2 3 4 रखते जाए, एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और वो जो रखोगे वही वाला मिनिमा आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ए साइन थीटा इज एन लैम्डा। यहां से आपसे अगर कोई पूछे एंगुलर पोजीशन बताइए, है ना, तो साइन थीटा nth डार्क, ठीक है, साइन थीटा nth डार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन लैम्डा बाय ए, एन लैम्डा बाय ए, सही है, एन लैम्डा बाय ए। ये मिनिमा की बात कर रहे हो तो जनरलाइज nth की बात कर रहे हो तो मैंने थीटा को भी nth बोल दिया। क्या कि nth जो डार्क है उसकी एंगुलर पोजीशन अगर कोई पूछेगा तो ये करेंगे, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल है, यानी स्क्रीन पे आप वो कोने कोने नहीं जा रहे हो, आसपास ही देख रहे हो सेंट्रल फ्रिंज के, तो इसका मतलब एंगल स्मॉल होगा, ठीक है। तो अगर एंगल स्मॉल तो आप ये बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, पहला काम ये है। लेकिन अगर वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो द सेम कैन बी सेड एज थीटा nth डार्क, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे, मतलब इतने सारे टेढ़े बड़े होते जाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे। इसलिए मैं बेस्ट बोला ए साइन, पहले मैंने ऊपर रख दिया ये एक ही फॉर्मूला यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस होता है वो याद रखो। फिर मिनिमास कहाँ होते हैं? 1 2 3 4 में होते हैं, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा में होते हैं। तो जो भी बोले वो उतने लैम्डा कर दिया, वहां से साइन थीटा बना लिया, थीटा पूछे वो बता दिया। इससे क्लियर? ये सब स्ट्रक्चर को ऐसे याद मत करो, ये सीखो कि यहां से हम सीधे बड़े आसानी से आ जाएंगे। आया समझ में? चलिए इसी फॉर्मूले में आगे चले। फिर वही बात, अगर एंगल स्मॉल है, चलो एंगल स्मॉल को मैं, इफ एंगल इज स्मॉल, तो आप इसी को क्या कह सकते हो कि साइन थीटा जो थीटा लिख दिया आपने, तो आपने ये बता दिया, एंगुलर पोजीशन बता दी, थीटा nth डार्क इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, ओके। और जो यहां से आएगा वो रेडियन होगा, है ना। साइन थीटा के सामने अगर 1/2 आया तो थीटा को डिग्री में भी बोल सकते हो 30 डिग्री, लेकिन जब आप ऐसा बोल रहे हो तो ये रेडियन में होगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि कभी मान लो इसको सॉल्व करने पर आया 0.0012 रेडियन, ये रेडियन है, अकेला एंगल हमेशा रेडियन होता है, साइन के अंदर छिपा हो तो डिग्री रेडियन सब चलता है। 0.0012 रेडियन आया, अब 0.0012 रेडियन अगर यहाँ पर आया तो साइन थीटा कितना एंगल हुआ वो, तो थीटा को भी 0.0012 बोल देना, कारण भूलना नहीं कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो साइन थीटा भी वही कहलाएगा और थीटा भी वही कहलाएगा, ओके। चलिए थीटा अगर स्मॉल है तो आप और एक काम कर सकते हो, थीटा अगर स्मॉल है तो उसकी जगह साइन थीटा की जगह थीटा भी ले सकते हो और टेन थीटा भी ले सकते हो। टेन थीटा लोगे तो आप यहाँ से थीटा जाते थे ना, तो वाई पोजीशन है आपको वाई के टर्म से मिलना चालू हो जाएंगे, है ना। ये आप जैसे YDSE में करते थे कि ये इसको y इक्वल टू 0 ले लिया और फिर यहाँ से आप y बता रहे हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा y बाय d परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू m लैम्डा बाय a, दैट इज y ऑफ nth डार्क, y ऑफ सब कुछ जो आ रहा है वो डार्क के लिए आ रहा है, y ऑफ nth डार्क इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय a, ठीक है, n लैम्डा d बाय a। ये पोजीशन का काम होगा, लेकिन ये सब के लिए एंगल से स्मॉल होंगे। जब क्वेश्चन होगा तो उसमें अंडरस्टूड होगा कि एंगल स्मॉल होंगे। सेकेंडली, मैंने अभी भी आपको बताया था कई बार, ये जो कैपिटल डी है ये बहुत ज्यादा रखी जाती है इन जनरल, लेकिन जब इंटेंसिटी हमें लॉस हो रहा हो, यानी क्लियर कट डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा हो, तो हम फिर स्क्रीन को पास ले आएंगे और कॉन्वेक्स लेंस जो अभी मैं लगा के दिखा रहा था आपको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसके फोकल प्लेन पे स्क्रीन को ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ के बराबर। तो D कैन बी रिप्लेस बाय, इन सच अ केस जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करो तो आप इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ f, D विल बी रिप्लेस बाय f। तो आपका कोई सा भी फॉर्मूला, जैसे ये बना
इसके पहले तो डी आया ही नहीं था किसी फॉर्मूले में, कैपिटल डी है ना, अभी आया। तो वाई nth डार्क विल बी इक्वल टू n लैम्डा f बाय a। ये हमेशा के लिए याद रख लो कि लेंस लगा के अगर काम कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल है, लेंस का बोला है उसने कितने फोकल लेंथ का लेंस लगा कर अपन फोकस कर रहे हैं, तो कैपिटल डी जहां पर भी फॉर्मूले में आया था उसकी जगह पर फोकल लेंथ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मैंने यहां पर लिख देता हूं, है ना, जिससे कि अपन इस डायग्राम में थोड़ा और काम करेंगे। तो ये आ गई आपकी साइन थीटा ऑफ nth डार्क को आपने लिखा है, भूल गए अपन, मैं भूल गया भाई। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू डार्क के लिए एन लैम्डा होता था, ओके, तो साइन थीटा इज एन लैम्डा बाय, ओके, एन लैम्डा बाय। तो साइन थीटा एन डार्क इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। थीटा निकालना हो साइन इनवर्स कर लेना, अगर स्मॉल बोले तो ये साइन गायब ही कर देना, है ना। आ गई बात समझ में? अगर स्मॉल है तो गायब हो जाएगा, नहीं तो साइन इनवर्स कर देंगे उधर जाकर, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन आपने तैयार कर ली और पोजीशन तैयार कर ली। nth डार्क इज इक्वल टू, बस अंतर यह जाएगा, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस करके ये तो लिख दिया बाय कैपिटल डी, यानी दिस इज n लैम्डा d बाय a, या फिर n लैम्डा f बाय a, ठीक है। अगर कैपिटल डी नहीं है तो फोकल लेंथ देगा। आगे बात समझ में, याद हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं, मैक्सिमास की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनता है? सेकेंडरी मैक्सिमा आप देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बना हुआ है? 3 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड नंबर, ओके। सेकेंडरी मैक्सिमा 3 5, सेकेंड 5 आ रहा है, ओके, ऑड नंबर चल रहा है, वो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा को इस मेन मैक्सिमा की गिनती में काउंट नहीं करना। वाईडीएसई में होता था, सारे मैक्सिमा एक जैसे होते थे, यहाँ अंतर, तो इसको तो बिल्कुल अलग ही रखना है। तो आप ये बोलोगे कि आप इनकी बात करने आए हो, इनकी सेकेंडरी मैक्सिमास की। तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा तब मिल रहा है जब यहाँ नंबर सामने 3 रखा हुआ है, 3 लैम्डा बाय 2 रखा है, ओके। तो अपन इस बार ऐसा करते हैं कि यहाँ पर का जो मैक्सिमास है, सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, भूलना नहीं, सेकेंडरी मैक्सिमास। तो आप उसके लिए बोले डेल एक्स इज इक्वल टू जो ए साइन थीटा है इज इक्वल टू कितना होगा? 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2 मीन्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। n की काउंटिंग कहां से शुरू करना? 1 से। वाईडीएसई में 2n माइनस 1 यूज किया था, जनरल भी 2n माइनस 1। मैं फिर से बोलूंगा, वहां की चीजों को यहाँ बिल्कुल मिक्स मत करो, डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले थोड़ा अलग तरीके से याद करो। तो ये सीन दिमाग में अगर हम बिठा लेते हैं तो चीजें हमसे फटाफट बनती जाएंगी। तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, सॉरी, प्लस 1 3 बाय 3 लैम्डा बाय 2, 2 n की जगह 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा nth bs, सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट है लेकिन सेकेंडरी, ओके। यहां से फिर आपने साइन थीटा बना लिया, साइन थीटा ऑफ nth bs इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर लेने, n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा d लैम्डा बाय a, ठीक है। फिर यहां से वही बात, अगर थीटा स्मॉल नहीं था तो आप यहां से सॉल्व करोगे और थीटा को साइन इनवर्स में बताओगे, साइन इनवर्स उधर कर देना। और अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, देन आप साइन को हटा ही देना, सीधे बोलना थीटा ऑफ nth bs इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय a। फिर आगे बढ़े, इसकी जगह क्या रखोगे? अगर मुझे y चाहिए तो यहां से पोजीशन चाहिए तो y परपेंडिकुलर बाय बेस, y बाय कैपिटल D, तो y आ जाएगा y nth bs इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा d बाय a, ठीक है। d की जगह फोकल लेंथ अगर देगा तो फोकल लेंथ ले लेना है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए मैं इन दोनों फॉर्मूलों को यहां लिख देता हूं, कहीं है ना, यहां लिख देता हूं। क्या क्या आपने हासिल कर लिया? ये डार्क फ्रिंज की मिनिमा की बात हो गई और ये बीएस की बात हो गई, सेकेंडरी मैक्सिमास की हो गई। यहाँ क्या याद किया? भूलना नहीं, साइन थीटा nth ब्राइट इज इक्वल टू
ब्राइट डिफ्रैक्शन में मिनिमा बनता है 1 2 3 4 से, ऐसे याद किया करो। डिफ्रैक्शन में मिनिमा बनता है 1 2 3 4 लैम्डा से। ये तो ऑड नंबर से बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। वो इंटीजर से बना तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर से बनेगा। ओके, तो याद आ गया है ना, n + 1/2 लैम्डा बाय a है ना, पोजीशन nth bs इज इक्वल टू n + 1/2। ये देखो, ये सब जो देख चुके हो आप, मैं हटा देता हूँ यहाँ डायग्राम से, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। n + 1/2 लैम्डा d बाय a, और मैंने बोला कि अगर d फोकल लेंथ दिया है तो n + 1/2 लैम्डा f बाय, है ना, और या ये देगा या वो देगा, दोनों बराबर नहीं होते। या तो ये क्वेश्चन में ये होगा या फिर वो होगा, या तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा और या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं होगा। जैसा कि है, चलिए अब देखिए कौन फटाफट बताता है बिना इधर देखे, फॉर्मूला बिना देखे, सीधे ये डायग्राम में पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है मैंने, है ना। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि व्हाट विल बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, यानी ये पूछा मैंने, ठीक है, θ1 डार्क, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। ओके, तो मैंने जैसे ही पूछा फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, तो आपने क्या बोला, बोले ये तो मिनिमा पूछ रहे, मिनिमा 1 2 3 4, मिनिमा बोले तो 1 2 3 4, पहला बोले 1, पहला बोले तो 1, a sin थीटा को याद रखना, a sin थीटा तो 1 लैम्डा, ऐसे करना। ओके, तो आपने क्या किया, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, यानी थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स लैम्डा बाय a। न्यूमेरिकल होगा, उसमें लैम्डा देगा, आपको ये देगा, फटाफट बता दे, लेकिन ये मत याद करना, ये मत याद करो, ये बेसिक्स पे रहो हमेशा, ये बेसिक पे रहो। a sin थीटा से स्टार्ट करके आगे काम को डेवलप कर लो, ऐसा समझ, वो इजी पड़ेगा आपके लिए। ऐसे स्ट्रक्चर तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो भूल जाओगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट मिनिमा का आपने एंगुलर पोजीशन बता दिया, यानी ये एंगल बता दिया। कभी कभी वो पूछता है फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ओके, तो ये ध्यान से देखिए, YDAC के बेसिक्स हैं आपके पास, आपको मालूम है, यहां से लेके यहां तक, इस डार्क से लेके इस डार्क तक के बीच में जो फ्रिंज बनी है उसी को तो सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। तो आपसे क्या मैं ये वाला एंगल नहीं मांग रहा हूं, अगर सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ मांग रहा हूं तो यानी ये वाला एंगल मांग रहा हूं, तो आपको θ1 निकाल के उसका डबल कर देना है। आ गई बात समझ में, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, तो ये एंगल निकालकर, है ना, वो टोटल एंगल सीधे आपने निकालना है ना, ये एंगल निकाला आपने फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन को लेकर और फिर इसको डबल कर दिया, तो इट इज 2 ऑफ दिस θ1 डार्क। θ1 डार्क जो आपने निकाला हुआ है उसका डबल कर देना, ठीक है। कई बार वो आपसे ये भी पूछता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कहां से कहां तक है, यानी उसका स्प्रेड कहां से कहां तक है। तो मान लीजिए कभी सॉल्व करने पर ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो आपने निकाला था ऊपर, ये आपका 30 डिग्री आ गया, है ना, मान लीजिए 30 डिग्री आ गया, तो आप बोलना +30 to -30, है ना। इसका जो स्प्रेड है सेंट्रल मैक्सिमा का वो कहां से कहां तक कहलाएगा, ये एंगल आपने 30 निकाला, ये है ना। तो कभी एंगुलर विड्थ पूछे तो आपको टोटल बता देना, विड्थ पूछे तो ये टोटल एंगल बताना 60 डिग्री। कभी पूछे स्प्रेड कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड कहां से कहां तक है, तो बोलना +30 to -30, क्योंकि ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 है ना, तो +30 to -30 का स्प्रेड बता देना। ओके, चलिए अब अपन विड्थ की बात करते हैं, या पहले और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले जरा यहाँ पर, है ना। चलिए बताइए, तो आपसे पूछा फाइंड दी एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट, इधर मत देखना, लिखा हुआ सब, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट। मैं ऐसे काम करूंगा, कैसे काम करूंगा, a sin थीटा, ठीक है, पहले a sin थीटा से शुरुआत करूंगा, फिर डिफ्रैक्शन मिनिमा होता है 1 2 3 4 में, मैक्सिमा तो ऑड मल्टीपल में चलता है। अच्छा, n + 1/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है, n + 1/2 लैम्डा, है ना। चलिए अब आप आराम से बताइए, साइन थीटा सेकेंड
ब्राइट सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू, इनकी जगह 2, वो तो फिर फॉर्मूला याद आ गया तो सीधे वही नंबर रखना है, तो इट इज 5/2 लैम्डा बाय ए। तो साइन इनवर्स में आंसर बता दिया आपने, है ना। तो पहला, क्योंकि डिफ्रैक्शन में ज़्यादा काम है नहीं, तो इसमें आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बनाइए। बोले थर्ड मिनिमम बताओ कि एंगुलर पोजीशन बताओ, ओके, सेकंड स्कीम बताओ, है ना। समझ में आ गया सबको कैसे करना है। आगे चले हम लोग यहाँ से। चलिए अब वाई में बात करते हैं। चलिए हमने पूछा आपसे कि जो सेकंड मिनिमा है उसका वाई बताइए, यानी सेंट्रल ब्राइट से उसकी डिस्टेंस बताइए। किसकी? सेकंड मिनिमा। मिनिमा के नाम से तो खुश हो जाया करो, 1 2 3 4 चलता है डिफ्रैक्शन में। ओके चलिए, तो ए साइन थीटा से शुरू किया करो सारे कामों को। ए साइन थीटा उठाया, कौन सा बोल रहा है? सेकंड मिनिमा। ओके, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 लाना, ये लिख दिया। वाई पूछ रहा है क्या? ओके, तो ए साइन थीटा की जगह वाई बाय डी लिख दो चुपचाप, मत रटो 17 फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से ही सारे काम करो, है ना। वाई बाय डी रख दो, आपको बता दिया बेसिक है, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर कर देते हैं। इट इज 2 लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय ए, वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय ए। यानी मैंने क्या बताया आपको? सेकंड मिनिमा है ना ये, यानी इसकी जो, अब मैं ये पार्ट डिफरेंस हटा देता हूँ और वाई आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो वाई है, किसका? इसका वाई जो है वो है 2 लैम्डा डी बाय ए। अंडरस्टूड है? जो पहला वाला मिनिमा रहा होगा उसका वाई कितना रहा होगा? लैम्डा डी बाय ए, है ना। ये जो थर्ड मिनिमा बना हुआ है, बोलो इसका वाई क्या रहा होगा? वाई मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से ये डिस्टेंस, वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाय ए। ओके, अच्छा, फिर वापस आते हैं। आपसे पूछा, चलिए अब आपसे कोई पूछता है, बोले नहीं बहुत हो गया, आप तो एक काम करो, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का वाई बताओ। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का वाई बताओ, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से उसकी डिस्टेंस बताओ। ठीक है, बताते हैं कैसे। बिल्कुल घबराने का नहीं, आपको वाई बताना है ना बस। ओके, सेकेंडरी मैक्सिमा काम करोगे, आप स्टार्ट करेंगे ए साइन थीटा से, जैसा मैंने आपको सिखाया। ए साइन थीटा से स्टार्ट करिए, फिर सोचना शुरू करिए क्या करना है। ए साइन थीटा, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो? सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हो। सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा होते हैं 1 2 3 4, मैक्सिमा तो ऑड मल्टीपल में चलते हैं, मतलब ऑड नंबर से आते हैं, n+1/2। ओके, तुरंत फॉर्मूला याद हुआ, n+1/2 लैम्डा। अब आप बात करिए कौन से मैक्सिमा की बात कर रहे थे? सेकंड। ओके, तो ए और इसकी जगह वाई बाय डी रखते चलो, क्योंकि वाई निकालना है ना, तो वाई है ना साइन थीटा को वाई बाय डी लिख देना। तो इट इज 2 + 2 5 लैम्डा बाय 2, सो वाई इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा डी बाय 2a। और एक्चुअली जब सीख गया ना सब सॉल्व करना, अब आगे की बात बता रहा हूँ कि आपने जैसे मिनिमा बना लिया ना, ये मिनिमा के बिल्कुल आधे आधे पर वो मिलेगा। कौन? सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, जैसे अभी आपने जो निकाला सेकेंडरी मैक्सिमा, ये नहीं है, इसकी पोजीशन आपने निकाली, देखिए ये 5/2 आया ना, 5/2 मतलब कितना हुआ? 2.5, ये 2 है और वो 3 है, बीच में कौन हुआ? 2.5। इट इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 5 लैम्डा डी बाय 2a। ठीक है, b1s बताओ, इसके और इसके बीच में होगा 1 लैम्डा डी बाय a, 2 लैम्डा डी बाय a, बीच में क्या आएगा? 3/2, 1.5। y इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी बाय a। ठीक है, तो वो तरीका आप याद रखिए, और फिर यहाँ पर फिर तो एक बार बना लेने के बाद चीजें बनने लगती है। ठीक है, चलिए इसका बताइए। तो अब बिना ऊपर देखे इसका बताना, तो इसका वाई कितना होगा? वाई जो डार्क है, इंटीजर में काम होगा, है ना। पहला है तो 1 लैम्डा, और फिर वाई बता रहे हो तो 1 लैम्डा डी बाय ए होता है ना। 1 लैम्डा डी बाय ए हो जाएगा, और निगेटिव में जा रहे हो, वाई इज इक्वल टू 0 से नीचे आ रहे हो, माइनस लैम्डा डी बाय ए। ओके, जरा इसका बताना। तो नहीं, इसका नहीं बता रहे, पूरे नहीं आता, पूरे डार्क का आता है, डार्क का फटाफट बता देते हैं। वाई -2 लैम्डा डी बाय ए। ओके, ये वाला डार्क जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू -3 लैम्डा डी बाय ए। अब बीच का बता, आधा 1.5 और 2.5 और 3.5 करते जाएंगे, है ना। तो ये बीच वाला कितना हो गया? y इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच में 3/2,
minus of 3/2 lambda d by a. This is y is equal to minus of 5/2 lambda d by a. ओके, तो अपन ये काम एंगुलर पोजीशन निकालना है, एंगुलर विड्थ निकालना है। एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ मैंने किसी ने बोला कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसका लीनियर डायमीटर बताइए, लीनियर डायमीटर बताइए। तो आपको ये करना है, क्योंकि जैसे अभी यहाँ ये स्लिट है ना, रेक्टेंगुलर है, अगर यहाँ पर भी पिन होल होता तो आपको सर्कुलर रिंग्स मिलती है ना, सर्कुलर रिंग्स डिफ्रैक्शन के पैटर्न में मिलती। तो यानी इस तरीके से ये आपका ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क वगैरह। तो अगर यहाँ पर कहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है क्या सेकंड इमेज, उसका डायमीटर मतलब ये बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की चीज बतानी है जिसमें अंदर के मिनिमा सेंटर सब आ जाते हैं। डायमीटर बताना है, क्या बताना है? डायमीटर। तो डायमीटर से जब आपकी बात हो तो आपको समझ जाना है कि वहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है। क्या मैंने पूछा आपसे? मैंने आपसे पूछा डायमीटर ऑफ, लीनियर डायमीटर ऑफ, आपको लीनियर साइज बोले या डायमीटर बोले, है ना? चलो ठीक है, डायमीटर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा BS, सेकेंडरी मैक्सिमा का डायमीटर बताइए या लीनियर साइज बताइए, फुल लीनियर साइज बताइए, है ना? तो आपको क्या करना है? y निकालना है और उसका डबल कर देना है, क्योंकि ये रहा सेकेंडरी और ये रहा B2S डैश। तो आपका अगर पिन होल यूज करते हैं तो जो डायमीटर बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, है ना? तो आपको ये बताना है। तो आपको क्या निकालना है? 2 of y of second BS। चलो जल्दी से भूले तो नहीं। सेकेंडरी वाले का y बताना है, ये तो ऑड नंबर में चलता है, n+1/2 चलता है ना? और वैसे सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ होता है? चलो ज्यादा करने की, आप तो सीधे फॉर्मूला लिखो। ओके, तो 2 + 1/2 लैम्डा d by a, n+1/2 लैम्डा d by a, ये y हो गया, डबल किया, ये आपने लीनियर डायमीटर बता दिया। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दूसरी बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जरा सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ देखिए, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ देखिए। इसकी विड्थ जो है बीटा ऑफ बीटा नॉट, यानी फ्रिंज विड्थ, बीटा यानी फ्रिंज विड्थ किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ ये है आपका लैम्डा d by a और ये भी लैम्डा d by a, वो तो कोऑर्डिनेट्स में लिखा है इसलिए ओरिजिन के नीचे लेकर उसे माइनस लिखा है। लैम्डा d by a, लैम्डा d by a, 2 लैम्डा d by a, 2 लैम्डा d by a, दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब जरा किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ देखिए। चलिए, तो ये जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, यहां से यहां तक में क्या रहेगा? ये 2 लैम्डा d by a और ये 1 लैम्डा d by a, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दिस इज, है ना, बीटा ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास, यानी ब्राइट तो है लेकिन सेकेंडरी वाले, इनकी लैम्डा d by a है। तो यानी यहां से एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि YDSE में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होती है। ठीक है, तो बीटा ऑफ बीटा नॉट इज 2 times बीटा ऑफ BS, यानी सेकेंडरी ब्राइट जो फ्रिंजेस मिलती हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास होते हैं, उनकी विड्थ से डबल होती है किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे, ऐसा हमने YDSE में भी कराया था आपको क्वेश्चन, याद है आपको? YDSE में जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जो 2 सीटें हैं, दोनों सीटों की ओपनिंग को डबल कर दें, तो जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, क्योंकि वहां तो सब एक जैसी होती हैं, उनकी इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका आंसर आया था 2 times। अगर दोनों सीटों की विड्थ को आपने डबल किया YDSE में, तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। यहां पर भी वो क्वेश्चन अच्छा होता है, दोनों को कॉन्ट्रास्ट में तैयार करना साथ में रखकर, है ना? यहां अगर मैं आपसे बोलूं कि विड्थ ऑफ स्लिट इज डबल्ड, स्लिट की विड्थ को डबल कर दें, तो सेंट्रल मैक्स, यहाँ पर क्या है, सबके बारे में बात नहीं होगी, इसी के बारे में बात होगी। ये बाकी तो बात करने लायक नहीं रहते, है ना? ये इसके बारे में बात होगी। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी यहाँ फॉर्मूले से नहीं आती। अगर हम इसकी विड्थ को डबल करते हैं, इसका मतलब अपर्चर डबल हो गया, ओपनिंग डबल किया, तो सी बात है, लाइट को लिए गेट आपका डबल हो गया, तो दुगनी लाइट एंटर करेगी अब यहाँ से। 2 times इंटेंसिटी तो ऐसे ही हो गई, इसके डबल करने से दुगना तो हो गया। उसके बाद अब जो लाइट सेंट्रल मैक्सिमा बनाती है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है
है ना, ये जो अभी भी आपने पढ़ा बीटा ऑफ बीटा नॉट इट इज 2 लैम्डा डी बाई ए के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इस ए को आपने डबल कर रखा है, अब इसको डबल कर दोगे तो फ्रिंज जो विड्थ है वो हाफ हो जाएगी, विड्थ हाफ हो जाएगी। तो खुद सोचो, यानी आप मान के चलिए जैसे पहले आपका मान के चलो कि आप रेड कलर की लाइट लाए थे, है ना, रेड कलर से आपने ये इंटेंसिटी दिखाई हुई है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि विड्थ को अगर डबल करोगे तो क्या होगा। विड्थ को डबल करेंगे तो अब जो नया काम उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, तो होगा ये कि पहली बात तो इसकी विड्थ हाफ हो जाएगी, है ना। इसको डबल किया आपने, ओपनिंग को डबल किया, है ना, ए को डबल किया तो विड्थ हाफ हो जाएगी आपकी। ओके, विड्थ आपकी हाफ हो गई, ये इतने में बन जाएगा। यहाँ D1 आ जाएगा और यहाँ D1 डैश आ जाएगा। ओके, और दुगनी लाइट को एंटर होना है और स्प्रेड जो होगा वो आधे एरिया में होगा, तो लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, लाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यानी जो सेंट्रल लाइट है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। अगर हम इफ ए इज डबल्ड, if A is doubled, then intensity of B naught will become 4 times. Intensity of B naught, central maximum की intensity 4 times। कारण पहली बात 2 टाइम्स तो वैसे ही हो गई, कैसे? दुगनी लाइट के आने के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद वो लाइट जो आई थी उसको आधी जगह में अब रहना है। पिछली बार का जो जगह थी उतनी जगह में नहीं फैलना है, उसकी आधी जगह में फैलना है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो है यहाँ पर वो ए के इनवर्सली है। तो लाइट आ रही है ज्यादा और उसको जगह मिल रही है फैलने को कम, तो लाइट के डबल की एंट्री हो गई तो उसके कारण डबल हो गई इंटेंसिटी, और फैलने की जगह कम मिलने के कारण यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा लाइट का, तो दुगना वहां से और दुगना लाइट का इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ेगा। तो कुल मिला के इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। इसीलिए मैंने बोला था कि एक चीज तो यहाँ फॉर्मूले से समझ में आ रही है, क्या कि दुगनी लाइट आई, लेकिन वो जो स्प्रेडिंग का कंसेप्ट है, उस स्प्रेडिंग के कारण जो डबल हो रही है वो फॉर्मूले से नहीं आ रही, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं आ रही, है ना। इसे याद रखना है अच्छे से। YDSE में दोनों स्लिटों को की ओपनिंग को डबल करने पर ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी डबल होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में अगर स्लिट की एक ही स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन उसमें अगर विड्थ को डबल कर दें तो जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर?